ओके जी, आज हम एक ऐसी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा सेमिनार डिस्कस कर रहे हैं जिसकी हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली चाहे वो कोई छोटा एग्ज़ाम दे रहा हो, कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहा हो, या किसी भी किस्म का कोई भी एग्ज़ाम हो और वो रिटन हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से तरीक़ाकार होते हैं जिसके ऊपर जो है वो एक बच्चा अगर अमल करना शुरू कर दे तो वो आसानी के साथ जो है वो नंबर ले सकता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेशली एक चीज़ गोल नाम की हमने सुनी होगी कि इंसान की ज़िंदगी का हर हर एक इंसान का एक गोल है। और उस गोल के अंदर जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों के क्या गोल हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या है, कुछ का क्या है। लेकिन यहाँ पे गोल से मुराद ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपके इस पेपर हल करने का मकसद जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मर के बड़ी मुश्किल से पास होना ना हो, बल्कि अच्छे नंबर लेना हो, अच्छे तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना हो। और बेहतर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे नंबर लेना ही आपका गोल है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर बेशक आप जो है वो मर के पास हों और उसके बाद डिग्री ले रहे हैं और बाकी लोगों की तरह घूमते रहें कि भाई ये हुआ, वो हुआ, भाई मास्टर किया हुआ, एमफिल किया हुआ और जॉब कोई नहीं है। और वही लोग जो है जो एवरेज होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जो स्किल्ड बेस्ड काम करते हैं, जो स्किल की बुनियादों पर काम करते हैं, वो जो है वो आगे निकल जाते हैं। और हमारे ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब लोग कोई चीज़ चेक करते हैं, लोग किसी बच्चे को आगे प्रमोट करते हैं, तो वो काफ़ी सारी, क्योंकि ज़ाहिर है 16 किस्म की ज़हानतें हैं, तो उनमें से कुछ चेक करके आगे छोड़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और ऑलमोस्ट 90% तो ये भी नहीं पढ़ते कि लिखा क्या हुआ है। और सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए तो बच्चा जो है वो मार्क्स ले लेता है। इवन के सबसे जो हाईएस्ट एग्जाम है सीएसएस, उसके अंदर भी यही रुझान होता है। तो आपका जो है वो मकसद क्या होना चाहिए कि आपका मकसद अगर पढ़ रहे हैं तो बेहतर नंबर आपका मकसद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस बेसिकली है क्या है कि एग्जाम स्ट्रेस से मुराद ये है कि वो बच्चे खास तौर पर जो जो है सारा साल जो है वो एक दूसरे पे बात टालते रहते हैं, एक दूसरे पे बात डालते रहते हैं और आखिरी दिन में जो है वो आके पढ़ना शुरू कर देते हैं। और आखिरी रात में, आखिरी कुछ दिनों में आकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद या तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या उनको बुखार हो जाता है, या सर दर्द हो जाता है, या कोई एग्जाइटी हो जाती है, या बेचैनी हो जाती है, या इस किस्म की कोई भी बीमारी उनसे जो है वो जूझना पड़ जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो रोज़ बरोज़ अगर थोड़ा-थोड़ा करें तो वो एक दिन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बल्कि जो है अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर से कुछ दिन पहले जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, तैयारी की कोशिश करते हैं, और फिर एंड पे जो है वो आखिरी दिन जो है उनके साथ यही होता है कि वो एग्ज़ाम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम स्ट्रेस जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसकी जिसकी वज़ह से जो है कई सारे बच्चे, कई इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो रह जाते हैं और कुछ नींद पूरी नहीं कर पाते। ठीक है? अच्छा, आगे हम देखेंगे कि हमने पढ़ना कैसे, हमने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है? तैयारी करना एक आर्ट है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है ये इंसानी दिमाग है, और इंसानी दिमाग को जब हम डिस्कस करते हैं, तो इंसानी दिमाग के अंदर मुख्तलिफ शराने हैं और उन शरेयानों को, उनके अंदर मेमोरी है। ज़ाहिर है हर एक हिस्सा, हर एक मेमोरी का अलग है। तो हमें किस तरह याद करना चाहिए, कौन-कौन से तरीक़ाकार अपनाने चाहिए कि जिस तरह जो है वो हम आसानी के साथ जो है वो उस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर उस चीज़ को याद कर सकें, उस चीज़ को सीख सकें। तो बेसिकली इंसान के अंदर जो है ना वो 3 किस्म की मेमोरीज़ हैं इंसान के दिमाग के अंदर। सबसे पहले ऑर्डिनरी मेमोरी है। ऑर्डिनरी मेमोरी वो होती है कि जो ख़ास तौर पर आप कुछ ना कुछ सुनते हैं, जैसे फ़ैन की आवाज़ है, जैसे बाइक की आवाज़ है बाहर से जो गुज़र रही है, जैसे हॉर्न की आवाज़ है। इट्स जस्ट ऑर्डिनरी फॉर यू। ये सिर्फ़ आपके लिए ऑर्डिनरी है, यानी कि आप इसको दिमाग में आप समझते तो हैं, लेकिन इसको जगह देने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद आ जाती है जो 3rd नंबर पे है वो
परमानेंट मेमोरी है। अब परमानेंट मेमोरी कौन सी है? ये वो वाली मेमोरी होती है कि जो बार बार रिकॉल होने के बाद, बार बार रिकॉल होने के बाद जो इंसान के माइंड के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंसान कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो छत पे खड़ा है तो वो आगे से नीचे छलांग नहीं मारेगा। क्यों? उसको पता है कि मेरी जान चली जाएगी। आप जो मर्जी कर रहे हो तो कभी भी जो है वो स्विच में हाथ नहीं देंगे, बेशक आप जो मर्जी कर रहे हो। चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप कुछ बेहोशी की हालत में हो, कहीं भी हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो है माइंड के अंदर सेटल हो चुका है कि भाई इट्स डेंजरस। ठीक है। अब जो सेकंड जो हमने डिस्कस नहीं की वो है इनेट मेमोरी। अब इनेट मेमोरी से जो है वो मुराद क्या है कि वो चीजें जो खास तौर पर जो है, खास तौर पर 2 या 3 साल के लिए जो है, 2 या 3 साल के लिए जो है वो हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है याद करते हैं और उसके बाद उस चीज को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि उस चीज को छोड़ देते हैं, उस चीज को जो है वो करने की कोशिश करते हैं, या वो दानिस्ता या अनदानिस्ता तरीके से जो है वो जो है वो भूल जाती है। लेकिन कम से कम 2 साल या 3 साल जो है वो मेमोरी जो है हमारे दिमाग में लाजमी रहती है। ठीक है। उसकी जो खास तौर पर जो चीज है उससे, अब ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल जो चीजें होती हैं, थ्योरेटिकल जो थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, हमेशा कोशिश करें कि वो मॉर्निंग टाइम के अंदर जो है, यानी कि आप कोशिश करें कि वो ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट आप उसको जो है वो बिफोर 12 AM, ठीक है, उसको याद करने की कोशिश करें। यानी कि अगर सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं। ठीक है। और फ्रेश तभी होते हैं कि जब आप जल्दी सोएं रात को। अगर आप रात को 1 2 3 बजे सोते हैं तो फिर जो है आप अर्ली मॉर्निंग फ्रेश नहीं होते। ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग से मुराद ये है कि आप जो है सुबह जल्दी उठें, जैसे इस्लाम के अंदर है कि नमाज पढ़ें, उसके बाद जो है अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और जो जितना भी थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वो आप मॉर्निंग के अंदर जो है वो पढ़ें। ठीक है। उसके बाद आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट से जो मुराद जो है रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो आप आफ्टरनून के बाद, या प्रैक्टिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आफ्टरनून के बाद, या साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें वो आफ्टरनून के बाद, या जो है वो 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे तक करें। और जवाल के टाइम कोशिश करें कि कुछ ना, क्यों? क्योंकि जाहिर है अगर नेचर का जवाल हो रहा है तो जाहिर है सूरज गरूब हो रहा होता है, तो वो उसके साथ साथ इंसान के भी सारे लंग, सारे सेल सिस्टम, सारा जो है इम्यून, सारी चीजें जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती, क्योंकि इंसान भी जो है वो रीसेट मोड पे जा रहा होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जवाल के टाइम जो है वो कम से कम जो है वो, कम से कम जो है स्क्रीन टाइम अपना कम करें। अपना जो है स्टडी टाइम जो है, बेशक ऑर्डिनरी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए जो है वो मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जी एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जंग में जाएं और बगैर हथियार के चले जाएं, तो स्टूडेंट अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि वो बगैर इन चीज़ों के चले जाते हैं, या वहाँ पे मांग रहे होते हैं वो चीज़ें, और वो उनको जो है वो नहीं मिल रही होती। सबसे जो पहली चीज़ है जी, आपके पास बॉल पेन या पेन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो कम से कम आपके पास 1 2 होने चाहिए। अगर 1 2 नहीं है तो एक आपका बंद हो गया है, दूसरा आपके पास है नहीं है, तो आपके कम से कम 10 15 20 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, और जलालत वक्री होगी, क्योंकि जाहिर है आपको मांग के जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। आपके पास 2 मार्कर हो और स्केल हो, आपकी अपनी घड़ी हो, और स्पेशली वाटर बॉटल लाजमी हो, ताकि आपको बॉटल के लिए जो है उठ के घूमना फिरना न पड़े पानी के लिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाउच वो होता है कि जो है प्लास्टिक का बना होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके अंदर मार्कर या कोई भी, अगर बिलफर्ज एग्जामिनर को कोई शक पड़ जाता है आपके उसके अंदर, तो वो एग्जामिनर जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो करने से जो है वो गुरेज करे, आपको बार बार डिस्टर्ब करने से जो है वो गुरेज करें। ठीक है। अगली चीज है जी पेपर बोर्ड। ठीक है। पेपर बोर्ड भी कोशिश करें ट्रांसपेरेंट, आजकल मिलते हैं वही लें। ठीक है। और ख़ास तौर पर उससे भी अगली चीज़, अक्सर बच्चे, और अक्सर मोस्टली बच्चे जो है या तो वो स्कॉच टेप इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाए उसको खेड़ते रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स, या वाइटनर इस्तेमाल करते हैं, या रिमूवर इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ याद रखें, स्कॉच टेप, वाइटनर, रिमूवर, इनके नंबर कटते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे जो है ऑफिशियली पेपर्स हो रहे हो। ठीक है। अगर बिलफर्ज आपको
कोई मिस्टेक्स आ रही है आपके उस काम में, तो आप उसको कोशिश करें कि इस तरह जिस तरह मैंने किया हुआ है, एक ब्रैकेट साइड से कर लें और एक ब्रैकेट साइड से कर लें और दरमियान में जस्ट एक लाइन लगा दें, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लाइन। तो इट्स मीन दैट कि आपकी जो मिस्टेक है वो इम्प्रूव होगी। और या अक्सर औकात मैथमेटिक्स में ये होता है, बच्चे ये करते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो है वो जो है किसी भी चीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं, और किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं जब, तो उसमें ऑलमोस्ट उनका जो अलमिया ये होता है कि वो जो है मैथ में एक अलग शीट ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपना गंद, अपना रफ वर्क, अपना जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, जो मैथ का जो रफ वर्क है, जो रफ अमल है, ठीक है, तो वो कैलकुलेटर का आजकल आ गया, लेकिन हमारे ज़माने जब कैलकुलेटर नहीं होते थे, तो वो हम लोग जो है वो लास्ट पेज पे उसी शीट के लास्ट पे ऊपर लिखते थे रफ अमल या रफ वर्क। तो फिर जो है उसके बाद हम उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू करते थे। ओके, वेट ए मिनट, मुझे लगता है कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है। तो इस वजह से रफ अमल का जो है ना आपका वहां पे करना लाजमी होता है। कभी कभार आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर रफ अमल देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो अगर उसके दिल पे आए तो वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज खास तौर पर इट्स आर्ट, ये भी एक आर्ट है, ठीक है, और इस आर्ट को वही सॉल्व कर सकते हैं जो जिन्होंने तैयारी की होती है। और स्पेशली जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो अपना टाइम जो है वो, चाहे वो सीएसएस वाले बच्चे हों, चाहे वो पेपर वन वाले बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो, उस चीज़ को एक तरफ देखें। आप फर्स्टली एक दफ़ा जब रीड कर रहे हो तो आपको जो 100% श्योर हो या 80% भी श्योर हो, तो उसको साथ साथ जो है अपनी बबल शीट पे हल करना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर उसको सेकंड टाइम जो है वो अगेन इसी तरह रीड करें। फिर आपको जो 50% जो है वो गेस लग रहा हो कि हाँ भाई ये 50% या 40% है, लगता है कि ठीक है, उसको करें। उसके बाद थर्ड टाइम अगर हेल्प की जरूरत हो या हेल्प कोई कर रहा हो तो हेल्प ले लें। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन थर्ड टाइम ये आपका यही होना चाहिए कि थर्ड टाइम जो आपको 20% भी लगता है, ठीक है, 30% या 10% भी लगता है कि ये ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लें, ठीक है, उसको उसके अंदर हाईलाइट कर लें। अब आगे चीज आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन, खास तौर प्रेजेंटेशन जो है ना, अगर देखें बिलफर्ज आपके पास नॉलेज है बहुत सारा, और आपने वो नॉलेज आपको पता है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, आपको उस नॉलेज को शो करना नहीं आ रहा, तो इट्स मीन यू आर नथिंग, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, तो इट्स मीन यू आर जीरो, ठीक है, आप यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अहमियत के हामिल है, खास तौर पर रिटन पेपर्स के अंदर। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो ऑलमोस्ट आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लेना आपके लिए जो है वो कठिन साबित होगा, मुश्किल साबित होगा। एक कुछ चीज़ में मैंने से एक चीज़ इस्तेमाल की है जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ लगेगी प्रेजेंटेशन के अंदर। एक साइड पे जो पिक्चर है, इसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मटन वगैरह मुझे नज़र आ रहा है जहाँ तक मेरी नज़र पहुंच है। लेकिन बेलचे के अंदर पेश किया गया है, ठीक है, एक रवायती भी है ज़ाहिर है, लेकिन एक आम इंसान, मायूब इंसान इसमें खाना पसंद नहीं करेगा, जबकि द थिंग्स आर टू मच एक्सपेंसिव, ठीक है। बट दूसरी साइड पे ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन वो इतनी बेहतरीन तरीके से सजाई गई हैं कि कोई भी सोबर इंसान जो है उसको मतलब अपने आगे, ठीक है, अपने जो है सामने खाना जो है वो पसंद करेगा, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड एंड बैड प्रेजेंटेशन। आपके पास मटेरियल है, आपने उसको ऊपर नीचे किया हुआ है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, इट्स मीन यू आर नथिंग, ठीक है। अगर आपके पास मटेरियल थोड़ा है, नॉलेज थोड़ा है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, देन यू आर एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे।
अब सब्जेक्टिव टाइप के अंदर सबसे जो पहली चीज है वो है मार्जिन लाइन। अब अक्सर औकात बच्चों को मार्जिन लाइंस का भी तरीका नहीं आता है कि हमने मार्जिन लाइंस कैसे लगानी है। मार्जिन लाइन बिलफर्ज, ये आपके पास सामने एक पेज शो हो रहा है, तो आपके पास अगर इंग्लिश की जो है वो शीट आ रही है, तो आप यहाँ से 1 इंच छोड़ के इस साइड से जो है आप लेफ्ट से राइट जो है वो लाइन लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है। और दूसरी साइड जो है अगर लाइन आपको लगाने का बहुत शौक है तो वो बिल्कुल लॉस में लगाएं। अगर अक्सर औकात लोग बच्चे क्या करते हैं कि वो इस साइड से भी 1 इंच छोड़ के लाइन लगा देते हैं, इस साइड से भी 1 इंच छोड़, तो दरमियान में छोटा 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 नीचे तक लिख लेते हैं। और अब जाहिर है वो तो यही समझ रहे होते हैं कि हमने एग्जामिनर को जो है वो चीट कर दिया, लेकिन एग्जामिनर भी जाहिर एग्जामिनर होता है, तो वो उसको जो है आप चीट नहीं कर सकते। सो मार्जिन लाइन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद खास तौर पर क्वेश्चन नंबर्स और फॉन्ट का जो है वो बेहतर होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है, उसको सिर्फ जो है वो क्या चाहिए, आपका आंसर चाहिए। और क्वेश्चन बेशक ना लिखें लेकिन उसका आंसर लाजमी लिखें, और जो क्वेश्चन का नंबर है नंबर लाजमी दें, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ ऊपर एक क्वेश्चन की हेडिंग लिख के और नीचे आंसर लिख देते हैं, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा नहीं है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है सवाल के जो है वो सवालिया पर्चे के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चेक कर रहा होता है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान लाजमी रखें। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 रोमन में लिखे हुए हैं तो आंसर शीट पे भी रोमन में ही लिखें। अगर उर्दू की गिनती में लिखे हुए हैं तो उर्दू की गिनती में लिखें, इंग्लिश की गिनती में लिखे हुए हैं तो इंग्लिश की गिनती में लिखें, अगर ABCD करके लिखे हुए हैं तो ABCD करके आंसर उसमें लिखें, इसको भी तब्दील ना करें। अगली चीज जो सेक्शन की है, अब सेक्शन आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेक्शन आपने पहले कर दिया, सी आपको आता था उस पहले कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी भी एक सेक्शन को कंप्लीट किए बगैर दूसरे सेक्शन में ना जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर को अगर आप प्लेट में रख के पेश करेंगे आसानी के साथ, वो आपको आसानी के साथ जो है वो नंबर दे देगा। अगर आपको अपने पेपर्स में उसको हल्का सा भी उलझाएंगे ना अपने पेपर्स के अंदर, तो वो आपको आपके मार्क्स के अंदर उलझा कर रख देगा, या तो वो काट देगा, या तो जो है वो जो है वो आपको जो है वो कम नंबर देगा या फेल कर देगा, ठीक है। और अक्सर बच्चों के नहीं भाई हम रीटोटलिंग करवा देंगे। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीटोटलिंग? रीटोटलिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर एग्जामिनर ने 2 नंबर लगाए हुए तो आप रीटोटलिंग में उस क्वेश्चन के 4 नंबर कर सकते हैं, नहीं। रीटोटलिंग का मतलब है कि जितने नंबर उसके अंदर हैं उसको सिर्फ टोटल करना है, ठीक है, आपको सिर्फ टोटल करवाए जाएंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। और अगली चीज क्लीनलीनेस, जाहिर है निस्फ ईमान है, लेकिन पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा लाजमी है। पेपर के अंदर इस तरह लाजमी नहीं कि सारी शीट छोड़ के जो है आप आ जाएं, खाली छोड़ के आ जाएं। क्लीनलीनेस यानी कि सफाई के साथ लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन कंप्लीशन लाइंस होनी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए तो उसके नीचे एक हल्की सी आप लाइन लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन वो ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए तो ये लाइन उसने लगा दी है, ठीक है, बच्चे ने। अब इसी तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म करके छोटी लाइन, जब बड़ा क्वेश्चन खत्म हो, कंप्लीट सेक्शन खत्म हो, या सेक्शन सी का कंप्लीट, सेक्शन जीम का कंप्लीट खत्म, तो प्रॉपर लाइन, ठीक है, बड़ी लाइन। लेकिन जब छोटे क्वेश्चन जूस खत्म हो तो एक छोटी लाइन लगा दे। इसका बेनिफिट ये होगा कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो चुका है। अक्सर औकात एग्जामिनर क्या करते हैं कि 3 क्वेश्चन का एक ही जो है एक में डाल के मार्क्स दिए होते हैं। उर्दू की भी प्रेजेंटेशन इसी तरह ही है, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज का जो है वो होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अगली चीज पे आ जाते हैं जी, रेफरेंस, पोइट्री रेफरेंस। खास तौर पर जब आप पोइट्री डिस्कस कर रहे हो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वगैरह, तो पोएम का नाम और राइटर का नाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। और मार्कर के साथ, यानी कि मार्कर के साथ उसको लिखें और ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर एसेस के अंदर आ जाए तो एसेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, कि आपकी कोटेशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग में स्टार्ट करें, यानी कि तो वहां से थोड़ी सी जगह देकर उसके बाद
उसके अंदर कोटेशंस का होना लाजमी। अब कोटेशंस आपने कैसे डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डली हुई है, एक साइड से जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है, तो और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर स्पेशली एप्लीकेशन या लेटर्स। एप्लीकेशन भी सूटेबल है, कुछ बच्चे एप्लीकेशन यूज करते हैं, कुछ बच्चे लेटर्स यूज करते हैं, बट हर एक का तरीका और चेकिंग मेथड अलग है, ठीक है। अच्छा, जब आ जाए आपके डायग्राम्स या डिफरेंशिएट करना हो या कंपैरिजन करना हो, तो हमेशा दरमियान में यानी कि पेज के सेंटर में लाइन लगा के एक चीज को इस साइड पे कंपैरिजन करें, एक साइड को इस साइड पे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल पहले एक चीज को सारी को कंपैरिजन कर देते हैं फिर दूसरी को करते हैं, तो इस तरह एक सूटेबल आंसर नहीं बनता, ठीक है। तो आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन के कंपैरिजन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ए इधर कर लें बी इधर कर लें, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। और अक्सर औकात मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि उन्होंने डायग्राम्स जो है ना वो पेज के सेंटर में बनाई होती हैं, और एक डायग्राम का मुंह दूसरे पेज पे होता है और एक का जो है उस साइड से बाहर होते हैं। तो इस चीज से भी गुरेज करें कि जो डायग्राम आप बना रहे हो पेज के सेंटर में बनाएं, और उस चीज को जो है हमेशा मतलब एक सूटेबल तरीके से जो है बनी हुई, ठीक है। और स्पेशली ये तो जाहिर है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 1, ठीक है। अब इसने छोटी सी हेडिंग दी है और उसके बाद क्वेश्चन लिखने की जगह छोड़ दी है, फिर छोटा सा जो है वो लाइन लगाई, उसके बाद अगेन इसी तरह। तो दीज दैट इज द टू मच इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एक अच्छी जो है प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अगली चीज जो लास्ट में आ जाती है, जो आपको काम आएगी स्पेशली इसके अंदर एग्जाम्स हॉल के अंदर, तो वो ये है कि एग्जामिनर थिंकिंग क्या होती है। एग्जामिनर जो चेकर होता है उसकी थिंकिंग यही होती है, स्पेशली जब वो इंग्लिश के पेपर चेक करो, तो स्पेशली वो ट्रांसलेशन वगैरह से एसेस वगैरह से स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कोशिश यही होती है कि वो दूसरा क्वेश्चन या मिड में से चेक करे या इस तरह के जो है वो क्वेश्चन चेक कर ले, ठीक है। लेकिन उसको बेसिकली अगर आप बिल्कुल साफ रख कर देंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा। अगर उसको हल्का सा भी आपने कुछ मिला मिला के रखा हुआ है, जोड़ के लिखा हुआ, अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है वो एक एक लाइन में सिर्फ 3 या 4 वर्ड लिखते हैं, खुले खुले लिखे होते हैं, एक एक 2 2 इंच का फासला होता है। तो वो भी एग्जामिनर जो है उस चीज को भी माइंड करता है, और जाहिर है उसका यही मतलब होता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, ठीक है। तो भाई डू नॉट इंटरफेयर विद द ड्यूटी स्टाफ, कभी भी ड्यूटी स्टाफ के साथ इंटरफेयर ना करें, ठीक है। अक्सर बच्चों को आदत होती है वो शौखेपन में आ जाते हैं, प्राइडफुल में जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, तकबरी में आ जाते हैं। शौखेपन आजकल के बच्चों को स्पेशली जो नौजवान यूथ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मतलब जान सुकी सी तीले में फंसी होगी, और उस वो जो है उसकी आकड़ी और उसकी हेंकड़ी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, तो इस चीज से इज्तनाब करें, ठीक है। एंड डू नॉट टॉक ड्यूरिंग एग्जाम्स, जाहिर है आप बात करेंगे तो या तो आपके ऊपर फाइन होगा, या कोई जो है वो पेपर ले लिया जाएगा, या कोई आपको जो है वो बुरा भला कहेगा, या आपके ऊपर केस भी बन सकता है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट का होना, यानी कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने पेपर, क्योंकि जाहिर है हर बंदे को उसका सिलेबस तो पता है, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, चूंकि हर इंसान को जो है ना वो अपने टाइम का पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किस टाइम जो है वो कंप्लीट करना है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एक सेक्शन का, उसको कितने जो है वो कितने टाइम में करना जरूरी है। अक्सर औकात बच्चे वो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 2 मिनट में कर रहे होते हैं, 3 मिनट में 5 मिनट में करके खत्म कर दिया। और अक्सर औकात बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, जस्ट 2 मार्क्स का, लेकिन उसको जो है वो आधा घंटा 45 मिनट दे रहे होते हैं, और इतना लंबा। तो क्वेश्चन उस नंबर्स के हिसाब से, उसकी अहमियत के हिसाब से जो है उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स और मुख्तलिफ उसकी अहमियत है। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।